गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड। और हाइड्राइड कौन से? हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। प्रीवियस वीडियो में यानी कल के वीडियो में हमने हाइड्राइड के फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ा था कि जो हाइड्राइड्स होते हैं उनकी जनरल फिजिकल स्टेट क्या होती है। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि जो H2O है, H2O लिक्विड है, बाकी जो अदर हाइड्राइड्स हैं जैसे H2S हो गया आपका, या H2TE हो गया, या H2SE हो गया, ये क्या होते हैं? गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो ये क्यों गैसेस फॉर्म में होते हैं, H2O क्यों लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके बारे में कल हमने डिटेल में पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, यानी ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या हो गया आपका? वाटर। जो वाटर में क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। और क्लोजली पैक्ड होने के कारण ये किस फॉर्म में आ जाते हैं? ये एज ए लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, फ्लो करने लगते हैं। H2S को अगर हम देखें, यानी जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होता है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि फिजिकल स्टेट रिलेट करती है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो वहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। एक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास वाटर का है, एक मॉलिक्यूल वाटर का, दूसरे मॉलिक्यूल वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल में इजीली क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलने पे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के कारण क्या होता है कि उनकी जो टेंडेंसी होती है, प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी, वो भी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। यानी कि जो पोलराइजिंग पावर होती है या पोलरिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो इस कारण अगर हम H2S में देखें तो हाइड्रोजन जो सल्फर है वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए H2S में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन न होने के कारण वहाँ पे केवल क्या बनता है? एक सिंगल आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जो कि इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो उसको लिक्विड फॉर्म में ले आए या गैसेस, या वो उसको सॉलिड फॉर्म में ले आए। तो वो किस फॉर्म में होते हैं? फिर एग्जिस्ट हो एज ए गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ऐसे अगर हम H2SE में देखें, सेलेनियम में, सेलेनियम हाइड्राइड को अगर हम देखें तो सेलेनियम हाइड्राइड में क्या है? वो सल्फर से भी और नीचे है ग्रुप में, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डाउन है, तो और कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होने के कारण क्या? हाइड्रोजन के साथ वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट होगा? गैसेस फॉर्म में। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर। अब किसका एसिडिक कैरेक्टर देख रहे हैं? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड। कौन सा हाइड्राइड है? हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। जनरली आपने देखा है या आपको पता भी है कि एसिडिक कैरेक्टर भी किस पे डिपेंड करता है? एसिडिक कैरेक्टर भी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। जनरली ये जो मेन डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे। ठीक है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या एसिडिक कैरेक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर या एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। ठीक है, तो यानी एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर का मतलब ये हो गया आपका कि रिलीजिंग ऑफ H+ आयन, प्रोटॉन, रिलीजिंग ऑफ प्रोटॉन, कि वो कितनी जल्दी किस में हो जाता है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलते हैं, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो होता है वो डिक्रीज होता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को हम इजीली क्या कर लेते हैं? रिलीज कर देते हैं। भले ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी है, लेकिन यहाँ पे हम प्रोटोनेशन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें कि इजीली H+ आयन का रिलीज होना, कि H+ एसिडिक कैरेक्टर क्या है? H+ आयन का रिलीज होना, दैट मीन एक प्रोटॉन का रिलीज होना। तो अब अगर हम ऑक्सीजन के अगर हम हाइड्राइड देखें ऑक्सीजन फैमिली के, तो ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड जो होते हैं
वो जनरली क्या है, 2 टाइप्स के क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। अब देखो कैसे बनाते हैं, जैसे अगर हम देखें, सपोज हम मान लें MH2, M का मतलब हो गया आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये हो गया आपका M। ठीक है, अब ये देखो किस तरीके से आपको देंगे, मैं इसको थोड़ा सा बल्कि इसको ऊपर ही लिख लूँ। M मतलब हो गया आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। अब ये देखो MH2, H2, ठीक है, H2 टाइप के होंगे क्योंकि जो ऑक्सीजन फैमिली उनका आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको 2 की कमी होती है, तो MH2 टाइप का हाइड्राइड हमारा बनेगा। अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये 2 तरह के हमें क्या देता है, आयन देता है। एक तो क्या देगा हमें MH माइनस प्लस H प्लस। अभी H प्लस क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहे हैं। एक तो हमें क्या मिलता है, MH माइनस आयन मिलता है, और फिर ये MH माइनस आयन क्या होगा, ब्रेक होगा, तो क्या देगा ये हमें M2 माइनस प्लस H प्लस। इसीलिए ये जो कंपाउंड है, ये जो ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली 2 तरह के क्या बनाती है, आयन बनाती है। एक तो देखो हाइड्रोजन आयन बना रही, अरे अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर है तो सल्फाइड हो जाएगा, सेलेनियम है तो सेलेनाइड हो जाएगा, टेलुरियम है तो टेलुराइड हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, एक बाई, जिसे हम बाई कहते हैं, या हाइड्रोजन का है जिसे हम हाइड्रोजन या बाई कहते हैं। तो 2 तरह के यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे सॉल्ट मिलते हैं जब आप क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करने पे आपको 2 तरह के यहाँ पे सॉल्ट मिलते हैं। खैर हम अभी हाइड्रोलाइसिस की बात नहीं कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, हम तो खाली ये इस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये देखो इस तरीके से 2 टाइप के आपको सॉल्ट देगा। हम यहाँ पे अभी एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा। अब देखो, अगर हम इस फैमिली में ऑक्सीजन से लेके और टेलुरियम तक चलते हैं, ऑक्सीजन देखो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इजीली H प्लस आयन नहीं देता। क्यों नहीं देता, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इजीली क्या करेगा, H प्लस आयन को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि जब H प्लस आयन रिलीज होगा तो ऑक्सीजन उसके साथ तुरंत क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। पोलर नेचर होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। यही रीजन है कि जो वाटर होता है, वाटर लीस्ट एसिडिक होता है, यानी न्यूट्रल होता है। लीस्ट एसिडिक दैट मीन न्यूट्रल। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वाटर का न्यूट्रल होने का कारण यही है कि वाटर में क्या है कि अगर हाइड्रोजन टूटता है, अगर हाइड्रोजन ब्रेक होता है, हाइड्रोजन आयन, तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, उसके साथ तुरंत क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो वो फिर उससे एसोसिएट हो जाता है, तो वो उसको छोड़ता नहीं। इसीलिए इस पर्टिकुलर हाइड्राइड में जो ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड है उसमें H2O लीस्ट एसिडिक होता है। लीस्ट एसिडिक दैट मीन न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो टॉप टू बॉटम चलने पे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। अब देखो एसिडिक कैरेक्टर जो होते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर जो आपके हैं, एसिडिक कैरेक्टर और स्ट्रेंथ एक ही बात है। ये क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। ये ध्यान देना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब देखो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होगी, कम होगी।
अब देखो आपको पता है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली का है। यानी कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही। सही कह रहा हूं मैं? अगर एसिडिक स्ट्रेंथ, समझो हाँ, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ रहे? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर इंक्रीज हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। जैसे अगर हम चलें H2O में, अगर हम देखें, लिख लेते हैं हम इसे, H2O, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2TE। अब देखो हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। टॉप टू बॉटम क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होता है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब H2TE की जो स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा क्या होगी, एसिडिक होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर H2SE की होगी, फिर H2S की होगी। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या इस ऑर्डर होगा, H2O इज लेस देन H2S इज लेस देन H2C इज लेस देन H2D। यानी H2TE की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि H2TE की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे कम है। H2O की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। समझे बच्चों? तो ये है इसका एसिडिक कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर हम देखेंगे इसका रिड्यूसिंग या रिडक्शन नेचर। दूसरा कैरेक्टर हम देखेंगे इसका, क्या देखेंगे, रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम जिसे कहते हैं। और रिड्यूसिंग आप जानते हैं, रिड्यूसिंग नेचर का मीन्स क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हो गया आपका, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब हो गया आपका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग नेचर, अब देखो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब ये हो गया कि इजीली क्या देना, इलेक्ट्रॉन का इजीली डोनेशन होना। अब आपने देखा है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज होता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो सबसे कम होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें वहाँ से रिलीज करवाना हो तो हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी वहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं वैसे वैसे रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, जो रिड्यूसिंग नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, वो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है या एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है तो वहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रॉन का क्लीवेज करवाना हो तो वो इजीली क्या है, क्लीवेज वहाँ हो जाता है, वो इजीली वहाँ से रिड्यूस हो जाता है, हम उसको इजीली वहाँ से रिड्यूस कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होते हैं आपके,
इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली होगी। देखते हैं चलो। रिड्यूसिंग नेचर यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर इंक्रीज होगी तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर डिक्रीज होगी तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये भी इन्वर्सली होता है, रिड्यूसिंग नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और एक और भी रिलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो क्या है, रिड्यूसिंग नेचर। अब देखो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं वैसे वैसे साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब कि साइज अगर इंक्रीज होगा तो रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रिड्यूसिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वैसे वैसे रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज होता है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रिड्यूसिंग नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। यानी जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग नेचर होगा, जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही कम उसका रिड्यूसिंग नेचर होगा। तो इसीलिए अगर हम रिड्यूसिंग नेचर भी देखें तो रिड्यूसिंग नेचर का जो आपका रिलेशन आता है वो क्या आएगा, ये वो भी देख लो आप। रिड्यूसिंग नेचर H2O, H2S, H2Se, H2TE, पोलोनियम हम जनरली लेते नहीं। अब अगर हम देखें कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है हाइड्रोजन H2O की, ये अराउंड 460 किलोजूल के समथिंग होती है, किलोजूल पर मोल, और ये होती है लगभग 240 के आसपास। तो सबसे कम है ना, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या है, सबसे कम है। तो इसका मतलब इसका जो H2TE का रिड्यूसिंग नेचर है वो सबसे ज़्यादा, इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लीवेज हो जाएगा इसके आउटरमोस्ट शेल, क्योंकि डिस्टेंस भी ज़्यादा है, इजीली इलेक्ट्रॉन हम क्लीवेज करते हैं। तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, सेम रिलेशन आएगा। H2O इज लेस देन H2Se इज लेस देन H2Se एंड देन H2TE। तो ये ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। समझे बच्चों, तो ये है इसका ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। और एक चीज और आती है इसमें लास्ट, वो आता है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड होते हैं किस पे, ये डिपेंड होते हैं वान डर वाल फोर्स पे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों। अब देखो आप, मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट होता आपका, मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं एटॉमिक साइज पे या एटॉमिक मास पे। किस पे, एटॉमिक साइज या एटॉमिक मास पे। जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वान डर वाल फोर्स है वो भी इंक्रीज होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं वान डर वाल फोर्स पे। अब जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप पे चलते हैं तो टॉप टू बॉटम ग्रुप पे चलने पे क्या है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, साथ साथ एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज और एटॉमिक मास इंक्रीज होता है तो वान डर वाल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वान डर वाल फोर्स है वो भी इंक्रीज होता है।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। टॉप टू बॉटम चलने पे क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है वैसे या एटॉमिक मास बढ़ता है वैसे वैसे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स है वो भी इंक्रीज होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स के इंक्रीज होने के कारण जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड के वो इंक्रीज होते हैं, यानी हाइड्राइड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब ध्यान दो, अगर हम देखें H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, अगर हम देखें H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन। ध्यान दो, H2O का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। H2S का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका अराउंड 213 केल्विन। ठीक है, जो H2SE है, H2SE का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 232 एंड H2TE होता है 269 केल्विन। ये इनके क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। अब देख लो आप, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है। ठीक है, और H2S का देखो 213, 232 एंड 269। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो अकॉर्डिंग टू रूल हम सही चल रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। H2S, H2SE और H2TE में इसमें तो ठीक है, इसका 213 तक यहाँ तो इंक्रीज हो रहा, लेकिन वाटर में मैक्सिमम हो रहा। ऐसा क्यों होता है, ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्यों है ऐसा, क्योंकि वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए पर्टिकुलर ग्रुप पे जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। जनरली होना क्या चाहिए, वाटर का सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इनमें केवल क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स होता है, यानी जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स होता है, जो कि उनको ज्वाइंट करके रखता है, किसको, मॉलिक्यूल को ज्वाइंट करके रखता है, वो वैन डर वाल्स फोर्स है। तो यहाँ पे केवल वैन डर वाल्स फोर्स हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। तो इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इनके सबसे हाई होते हैं और बाकियों के कम होते हैं। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर में क्या होगा, H2O सबसे ज़्यादा होगा, देन H2S, देन H2। तो अगर हम इसको लिखें तो कैसे आ जाएगा, ये इस तरीके से आएगा, H2O इज़ ग्रेटर देन H2TE इज़ ग्रेटर देन, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें H2SE इज़ ग्रेटर देन H2S। ये आपका ऑर्डर आ गया टॉप टू बॉटम। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया कि H2O मैक्सिमम, H2S मिनिमम। तो ये इसका हाइड्राइड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हाइड्राइड की जो आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम सल्फाइड, इसके जो हैलाइड्स हैं कि किस तरीके से हैलाइड्स बनाते हैं, इनको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आएंगे ऑक्सीजन पे कि ऑक्सीजन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है बच्चों, ओके, टिल देन गुड बाय।